हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एसयूएल, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में एनवायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम इस फाइनल वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। आप सभी को पता है कि ये जो एनवायरमेंटल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में एईसीसी में, तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के पास में जिनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है उनके पास में भी है, जिनके पास में बीकॉम या बीए जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पोल साइंस वाले रहें, चाहे वो पोल साइंस वाले रहें या फिर वो इंग्लिश ऑनर्स वाले रहें, उनके पास भी है। ये कंपलसरी कोर्स है जो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास में भी है। तो आप सभी के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड्स आ रही थी, तो आपकी ऑन डिमांड पर जैसा कि हर बार की तरह हम आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर आपको किन किन पॉइंट्स को जरूर लिखना है। सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट समझिए। जनरली आप सभी के जो पेपर है, इस पेपर के अंदर लगभग क्वेश्चन नंबर 6 तक आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। और ये 6 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा। वो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स यानी सही गलत भी हो सकता है, या वन वर्ड में आपको उसका आंसर करना है वो भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए वो आएगा जिसके अंदर आप सभी के लिए एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, या फिर उसके अंदर आप सभी के लिए 2.5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तीसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें से आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे आप सभी को, या आप सभी को ध्यान देना है, या आप सभी को क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करें अपने और भी क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसके अंदर 5 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी के लिए इस तरीके से चलते रहेंगे। ओवरऑल बात करें तो 75 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स के होंगे और इसमें से आपको 3 आवर्स का टाइम जो है जनरली वो मिलता है। मे भी पॉसिबल है आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपके पेपर में, जैसे कि 6th और 4th सेमेस्टर का भी लास्ट टाइम पेपर हुआ था आप सभी को पता है जून में, तो जून के अंदर उनको 3.5 घंटे मिले थे। तो परहैप्सली हो सकता है आपको भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हम आप इस बात की पूरी पुष्टि नहीं कर सकते। जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तभी आपको इस चीज को क्लियर होगा। अब यहाँ पर पहली बात तो अगर इंग्लिश मीडियम जिन बच्चों के पास में टोटल उनके पास में 8 यूनिट्स हैं, 8 इकाइयां हैं, और हिंदी मीडियम वालों के पास में 7 ही है। ये 7 इसीलिए है क्योंकि ये इकाइयां आप सभी के लिए बांट दी गई है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में मैं आपको बता दूं जहां से क्वेश्चन पहले बने गई, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं है। आप सभी का 5 तारीख को भी पेपर है, 6 तारीख को भी पेपर है और 7 तारीख को। 7 तारीख को जो है वो बीए प्रोग्राम वालों का पेपर है। 6 तारीख को वो सभी बच्चे जिनके पास में ऑनर्स है उनके पास या फिर जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब वाले, उन सभी का पेपर है। और इसके अलावा जो 5 तारीख है उस दिन जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर है। तो नाउ यहाँ पर आप सभी के लिए तीनों दिन के पेपर के लिए ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी, और बाकी जैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे तो आप सभी के लिए वीडियो तो हम लेकर आएंगे ही आएंगे। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैं बात कर दूं, उसके आगे मैं मार्क कर दूंगा कि कौन कौन सा यूनिट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अंदर तो हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर भी क्योंकि जिन बच्चों के पास ज्यादा समय नहीं है तो यहाँ से भी अगर देख के जाना चाहे तो उनको पता चल जाए। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से परितंत्र से मिलेगा, पक्की बात है, ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद में एक लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से जैव विविधता से मिलेगा, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से इन दोनों यूनिट में से एक से, या तो प्रदूषण से या ठोस अपशिष्ट से, इससे आप सभी को क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद में एक आपको क्वेश्चन मिलेगा इन दोनों में से किसी एक यूनिट से, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन समझना है, 4 क्वेश्चन हो गए 6 क्वेश्चन में से। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे क्या है। तो यहाँ पर यूएनओ के द्वारा या जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण को सुरक्षा को लेकर, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, पक्की बात है। चाहे वो रामसर पूछ ले, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल पूछ ले, चाहे वो आपसे रियो सम्मेलन पूछ ले, चाहे आपसे जोहान्सबर्ग पूछ ले, या फिर आपसे जो ब्रुटलैंड आयोग के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इन सब के बारे में इस कंप्लीट वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर भी क्या क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, ये भी डिस्कस करूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है आप सभी के लिए, लेकिन आपको यकीनन 100% इसका लाभ मिलने वाला है। अगली बात करते हैं मानव जनसंख्या पर पर्यावरण का प्रभाव। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा
यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपसे मूवमेंट को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या पढ़ना है, लास्ट की 2 यूनिट और शुरू की ये दूसरी और चौथी यूनिट। ये यूनिट आपको पक्का करके जानी है, क्योंकि ये यूनिट आप सभी के लिए पास और फेल, जिन बच्चों ने कम भी पढ़ा है तो उनके पास और फेल, और जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए ये यूनिट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पेज नंबर आप लोगों के लिए मेंशन है। सबसे पहले हम पीछे से ही बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलने वाला है। अब आप लोगों के पीछे से क्यों शुरुआत की जा रही है, क्योंकि यहाँ से आप सभी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पहले आएगा। पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहीं से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए बनती है। तो यहाँ हम थोड़ा सा बैकवर्ड चल रहे हैं, बट आप लोगों के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को हम डिस्कस करवाएंगे। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा, क्या क्वेश्चन का मतलब रहेगा, पहले मैं आप लोगों को पहले ये डिस्कस करवाऊंगा। इसके अलावा हमने नोट्स की भी कुछ वीडियोस बना रखी है, आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज आप सबसे अनुरोध है मेरा कि प्लेलिस्ट देखिए। हम आ चुके हैं यूनिट नंबर 7 पे। इस यूनिट नंबर 7 से 2 क्वेश्चन बेसिकली आप सभी के लिए बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर से ये बनेगा कि भाई जो ये प्रदूषण है, इस प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे पर्यावरण पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ा है। और इससे भी बड़ी बात, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे बनेगा यहाँ पर आप सभी के लिए, पर्यावरण आंदोलन भारत के अंदर। तो एक या तो आपसे चिपको आंदोलन पूछेगा, अपिक्को आंदोलन पूछेगा, या तो यहाँ पर कॉमन साइलेंट वैली आंदोलन पूछेगा, विश्नोई आंदोलन पूछेगा, या नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछेगा। ये पांचों के पांचों अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% है, और इतने आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा कि आपको उसमें रटना नहीं पड़ेगा। तो भाई सामाजिक आंदोलन, ये सामाजिक आंदोलन यहाँ पर शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये समाज के लोगों के द्वारा किया गया है, और इन आंदोलनों को बेसिकली पर्यावरण के प्रति लोगों की जो सचेतना है, पर्यावरण को लेकर, जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर है, उसके लिए आंदोलन किए गए। ध्यान रखना दूसरी बात, 1970 का दशक है, इसके बाद से ही सामाजिक आंदोलन बहुत तेजी से शुरू हो गए। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की बात। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, और भविष्य में देखो ये यूएनओ के द्वारा करवाया हुआ नहीं हुआ सम्मेलन था जो वैश्विक स्तर पर सबको बुलाया जाए। परंतु देखो जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण संरक्षण करने में क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन आपके बनता है, तो उसमें स्टॉकहोम वाला कॉन्सेप्ट डालना होता है। ध्यान रखना है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, और ये पहला सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत दुनिया पर जो है पर्यावरण एक गंभीर समस्या कैसे बन चुकी है, इस बात को इसने उजागर करने की, इस सम्मेलन ने उजागर करने की कोशिश करी थी। इसके बाद नीचे हम कुछ आंदोलनों के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपको कर लेना है, कितने नंबर में पूछा जाएगा, तो 5 से 10 नंबर में आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। तो चिपको आंदोलन आपको ध्यान रखना है कहां पर, उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा है, वन का मतलब होता है जंगल, जंगलों की सुरक्षा को लेकर इसको किया गया था। और ये कब किया गया, तो ध्यान रखना है आप सभी को 1974 में। कब, 1974 में उत्तराखंड में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल जिला है, वहां पर एक रैनी नामक गांव है। ध्यान रखना है आपको, रैनी नामक गांव है, वहां पर स्थानीय लोगों को जो है एक अंगू के पेड़ होते हैं, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, अंगू के वृक्ष, अंगू के पेड़। इस वृक्ष के पेड़ से क्या करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे हथियार हैं, औजार हैं, जैसे आप हथौड़ा यूज करते हो तो उस हथौड़े में जो ये लकड़ी की डंडी लगी होती है, इस डंडी को बनाने के लिए आप फावड़ा यूज करते हो, तो फावड़ा के अंदर जो गैती होती है उसके अंदर खुरपी का लकड़ी के उपकरण यूज किए जाते हैं, जिससे हैंडल बोलते हैं, जिसे पकड़ने की चीज होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा ये यूज होता था। और वहां के स्थानीय लोगों ने इसके पेड़ वृक्ष को थोड़ा सा काट कर उन्होंने कहा था कि भाई हमें औजार बनाने की अनुमति मिल जाए। परंतु वहां के स्थानीय और वन विभाग के लोगों ने ये कहते हुए उन्हें क्या किया, पेड़ काटने से इनकार कर दिया कि आप ये पेड़ नहीं काट सकते, वनों को क्षति पहुंचती है। और उनके जो प्रवेश लेने में भी, गांव में जो जंगल था स्थानीय इलाकों में, वहां पर प्रवेश लेने में भी इनको इनकार कर दिया। इसके बाद में आगे चल के सरकार ने क्या किया कि एक स्पोर्ट्स कंपनी जो कि खेल के उपकरण बनाती है, जैसे आप सभी को याद रखना है हॉकी, क्रिकेट बैट, बेसबॉल, जो लकड़ी के उपकरण बनते हैं, उन सभी कंपनियों को क्या कर दिया, ठेका दे दिया वहां के वनों को काटने का। ध्यान रखना आपको। अब वहां पर जब वन काटने का क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, तो स्थानीय लोग इस बात से नाखुश हो गए। और वहां पर जो स्थानीय महिलाएं थी, उन्होंने, क्योंकि ये जो जंगल था, ये वन था, ये उनकी जीविका का सोर्स था। बहुत सी महिलाएं क्या करती थी, जंगलों में जाती थी, थोड़ी बहुत लकड़ी चुनती थी, बीनती थी, या अपने पशुओं को वो वहां पर चरवाते थे।
तो वो वन अगर कट जाएंगे, वनों से पत्तों से अपने पशुओं को कुछ देते थे खाने के लिए, पत्तियां, लीफ वगैरह, अगर वो पत्तियां ही क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो लकड़ियां ही खत्म हो जाएगी, तो इनकी जीविका का सोर्स क्या होगा, छिन जाएगा। इसीलिए वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था, पेड़ों से आलंगित होकर, पेड़ों को चिपक कर क्या किया गया, देखो यहाँ पर ठीक से आप लोगों को बताया गया है कि वहां पर वन विभाग ने क्या किया था कि वहां पर जो है एक सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को वन काटने की इजाजत दे दी थी, और वहां के जो वन काटने की इजाजत देने के बाद में वहां पर जो महिलाएं थी वहां पर उपस्थित थी, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने बिना जान की परवाह किए 27 औरतें, जिसमें श्रीमती गौरा देवी, उनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। और ये धीरे धीरे, देखो 1974 में स्टार्टिंग में बताया था, ये भारत का सबसे पहला पर्यावरण आंदोलन की नींव डाली। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, पर्यावरण आंदोलन एक और हुआ था, विश्नोई, अभी हम पढ़ेंगे विश्नोई आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की ये आजादी के बाद का, ये ध्यान रखना, आजादी के बाद पहला पर्यावरण आंदोलन की नींव है यहाँ पर, ये पूरी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसमें जो है सबसे पहली बात, कुछ इनकी डिमांड थी, जो डिमांड आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि भाई जो वनस्पति का जो शोषण हो रहा है, दोहन करने वाली जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको समाप्त कर दी जाए। वनों के अंदर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम चीजें फिक्स कर दी जाए कि भाई इतना तो आप लोगों को इनकम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वन में बहुत सारे काम होते हैं, लकड़ी को काटना वगैरह वगैरह, ऐसे काम स्थानीय लोगों से करवाए जाते थे, तो उनके लिए जो है निश्चित कीमत तय कर दी जाए। और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए जो है क्या है कि कुछ रियायत बरती जाए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए। 3 बातें हो गई। अगली बात क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इनके स्थानीय लोगों का सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस पर अधिकार होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि कुछ ही वर्षों में जो जो स्थानीय इलाका था और बहुत ज्यादा जंगलों का विनाश हो चुका था। तो 60% इनकी डिमांड थी कि भाई कम से कम पेड़ से दोबारा ढक जाए, यानी वृक्षारोपण सरकार की तरफ से करवाया जाए। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। पेड़ कैसे लगाए, शंकुधार वन लगाए, जो कि लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते हैं और जिसकी लकड़ियां अच्छी होती है शंकुधार वन की, जिनका यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो ये था चिपको आंदोलन। आई होप आपको चिपको आंदोलन समझ में आया होगा। 5 नंबर में आपके आएगा, आपको कर देना है। अपिको आंदोलन की बात करते हैं तो चिपको, ये कन्नड़ भाषा का शब्द, अपिको भी इसका मतलब भी चिपको ही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है चिपको का ही पर्याय है। अपिको आंदोलन कहां पर हुआ था, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, कहां पर, कर्नाटक। कहां पर, कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट है, यहां पर हुआ था। इस कर्नाटक स्टेट के अंदर ध्यान रखना आप सभी को, ये आंदोलन कब हुआ, तो 1983 में हुआ, कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर ये आंदोलन कितने दिन तक चला, 38 डेज तक चला। यहाँ पर युवाओं ने और साथ ही साथ महिलाओं ने क्या किया कि भाई धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि भाई वन तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वन गायब होते जा रहे हैं, और वनों की सुरक्षा हम लोगों को करनी चाहिए। तो वनों की सुरक्षा को लेकर ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक आंदोलन चलाया। और वनों की सुरक्षा की आंदोलन को लेकर ही ध्यान रखना है, सितंबर 1993 में, है ना, सितंबर 1993 में इन्होंने क्या किया, गांव के युवाओं ने और महिलाओं ने जंगलों के अंदर 5 मिनट तक ये अंदर चली गई और ये चिपको की तरह ही पेड़ों को इन्होंने आलिंगित किया, गले लगाया। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेड़ काटने पे रोक लगाने की बात कही। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ठेकेदारी प्रथा थी उसको खत्म करने की बात करी, और वो ठेकेदार किस प्रकार से जंगलों का विनाश करते जा रहे हैं इसको सामने रखा। और इनके 3 प्रमुख उद्देश्य थे कि जो भी मौजूदा वन क्षेत्र है उसका संरक्षण किया जाए, ये भी लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, खाली जो भूमि हो गई है उस पर वृक्षारोपण किया जाए। और तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखकर ही जो है उनका सदुपयोग करने के लिए कार्य किए जाए, क्योंकि ये स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। जो जंगलों के आसपास रहते हैं उनके पास जीविका के ज्यादा सोर्स नहीं बचते। उनके जीविका के लिए कुछ चीजें थी, जैसे बांस जो होता है उसके वृक्ष, इन सभी के लिए हस्तलिपि या जो हस्तकला की चीजें जो बनाते हैं, सूप हो गया, पंखा हो गया, या फिर अन्य टोकरियां हो गई, ये सब चीजें जो बांस की बनती है उनकी आजीविका चलती है। अगर वनों की कटाई कर दी जाएगी तो उनकी आजीविका चलेगी नहीं। तो इसीलिए उनको हितों को ध्यान में रखकर, और ध्यान रखना, ये अपिको आंदोलन क्या है, गांधीवादी मार्ग पर यानी शांति प्रिय आंदोलन था, ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी को। ये 2 आंदोलन हो गए, ये भी 5 मार्क्स में। आपका एक आंदोलन तो इन 5 में से पक्का है, 100% है, जो पक्का पूछा जाएगा। अगला आंदोलन आप लोगों के लिए साइलेंट वैली आंदोलन, तो इसको हिंदी में शांत घाटी आंदोलन बोलते हैं। आपसे पूछेगा साइलेंट वैली आंदोलन 1 नंबर में किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। कितने वर्ग मील तक ये साइलेंट घाटी फैली हुई है, तो 89 तक। ये अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। और ध्यान रखना है कि एक नदी है जिसका नाम है कुंतीपुछ, ये नदी है,
और इसमें सरकार के द्वारा एक बिजली परियोजना चलाई गई जिसमें कहा कि 200 मेगावाट तक बिजली पैदा करी जाएगी और जो ये कुंती पुंछ नाम की नदी है इस पे क्या किया जाएगा, एक बांध बनाया जाएगा। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे और वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका विरोध किया था। वैज्ञानिकों ने विरोध क्यों किया? वैज्ञानिकों ने क्योंकि वो इन जैव विविधता पर रिसर्च करते रहते थे, इसीलिए इन्होंने विरोध किया। स्थानीय लोग इसलिए उन्होंने विरोध किया क्योंकि वो इस जगह से बहुत सारी ऐसी जीव जंतु या ऐसी चीजें प्राप्त करते थे जिससे उनकी जीविका चलती थी। इनका मानना था कि इस क्षेत्र में विशेष किस्म के फूल पौधे और ये सब है, अगर हम यहाँ पर डैम बना देंगे, बांध बना देंगे तो उनकी प्रजातियां लुप्त हो जाने का खतरा रहेगा। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में पारिस्थितिक असंतुलन भी पैदा हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आखिरकार आगे चल के इंदिरा गांधी जी उस समय कौन थी? पीएम थी, ध्यान रखना है आपको। तो उन्होंने क्या किया था, इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई और केरल सरकार ने जो बिजली बनाने का जो प्रोजेक्ट था इसको स्थगित करवा दिया। ध्यान रखना है आगे चल के, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई 15 नवंबर 1984 में जब इंदिरा गांधी मर गई, क्योंकि जून के महीने में इंदिरा गांधी जून जुलाई के में आगे मर गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से, तो इसको जो साइलेंट वैली है इसको क्या है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ध्यान रखना है। और देश के पर्यावरण के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण था, ध्यान रखना है आप सभी को, ये इंपॉर्टेंट ये चीज थी, ये भी 5 नंबर में पूछी जाएगी, तो आपको ये करनी है। और ये कैसा बना है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान का विश्नोई आंदोलन। ये आंदोलन इंपॉर्टेंट है और ये पूरे देश का सबसे पहला आंदोलन था। ये ऐसा क्यों था मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पहली बात तो ये विश्नोई, ये 20+9 का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। 20+9 यानी ये एक ऐसा समुदाय था जो 29 को शुभ मानते थे, 29 नियम थे इनके अंदर, और इसी वजह से इसका नाम 20 और 9 की वजह से विश्नोई रख दिया गया था। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। तो पहली बात तो विश्नोई का मतलब बताया मैंने। अभी आंदोलन कैसे विश्नोई लोगों ने कर दिया, तो ये विश्नोई कहाँ पर रहते थे? राजस्थान में रहते थे। राजस्थान में ध्यान रखना है कि भाई इस जो विश्नोई संप्रदाय था राजस्थान में रहता था और इसके संस्थापक थे, उनका कहते हैं जम्बोजी संप्रदाय थे। और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 क्या थे, नियम बनाए थे, और जो भी उनके अनुयायी आगे रहते हैं वो उन 29 नियमों को पालन करते हैं, ध्यान रखना है। इनमें से एक था कि भाई हमारे आसपास जो हरे भरे वन है और जो पशु है उनके वध पे पाबंदी और उनकी हत्या पे पाबंदी लगाई जाए, रोक लगाई जाए। तो राजस्थान में ही कल्प वृक्ष थे, कल्प वृक्ष यानी खेजड़ी वृक्ष। ये राजस्थान में नॉर्मली खेजड़ी वृक्ष कहीं भी उग जाते हैं। और उस समय जोधपुर, कब 1730 में जोधपुर के राजा थे जिनका नाम था अजय सिंह, उन्होंने सोचा कि भाई महल का रेनोवेशन किया जाए, भाई नई नई चीजें लकड़ी की बनवाना है, जैसे अपनी कुर्सी हो गई, डाइनिंग टेबल हो गया, ये सारी चीजें हमें नई नई बनाती है। तो आस पड़ोस में खेजड़ी नामक वृक्ष थे जो इजीली पिल जाते थे। भाई उन्होंने, राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा, कहा जाओ भाई कुल्हाड़ी लेकर और जो भी लकड़ियां हैं उसको काट के लाओ, भाई हमें अपने महल का रेनोवेशन करवाना है। अब भाई पेड़ काटने के लिए भाई वहां पर विश्नोई समाज जो था वो वहीं पर ही रहता था। तो भाई विश्नोई समाज में से एक थी अमृता देवी, ध्यान रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी ने क्या किया कि भाई इस जो वन जो काटने के लिए आए थे खेजड़ी नामक वृक्ष को, इसको काटने से सैनिकों ने रोका, भाई सैनिक नहीं रोके, सैनिकों ने उन्हीं को वहां पर मार दिया। इसके बाद में इनकी 3 पुत्री थी, उन तीनों ने भी अपनी माता की तरह इस पेड़ की रक्षा करते करते अपनी जान दे दी। अपनी कन्याओं ने भी उन्होंने क्या कर दिया, बलिदान दे दिया। तीनों बेटी ने भी बारी बारी से बलिदान दे दिया, जैसे कि मैंने बताया। अब इसके बाद में आगे चल के ये धीरे धीरे और भी लोग उसके अंदर जुड़ते गए और 363 विश्नोई ने अपना बलिदान दे दिया। आगे चलकर ये 363 जो विश्नोइयों ने अपना बलिदान दिया, तो ये भारत में इनके लिए काफी ज्यादा कष्टदायी रहा। और आगे चलकर अजय सिंह जी ने क्या किया कि भाई उस वृक्ष को काटने से मना कर दिया, या उन वृक्षों को काटने से मना कर दिया। और ये इस प्रकार से विश्नोई आंदोलन था जो कि इस संप्रदाय के द्वारा चलाया गया था वृक्ष को बचाने के लिए। होपफुली आप लोगों के लिए, देखो अब तक हम 4 आंदोलन को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आंदोलन की बात करें तो हम चिपको करी, हमने बात करी चिपको की। चिपको के बाद में हमने अपिक्को की बात करी, अपिक्को की बात करी। अपिक्को के बाद में हमने क्या करी, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। देखो पक्का पेपर में पूछा जाएगा। साइलेंट वैली के बाद में हमने बात करी, अभी हमने विश्नोई 20+9 विश्नोई, ठीक है। और इसके बाद में अगला है नर्मदा। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो भाई ध्यान रखना है आपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन में सबसे प्रमुख आंदोलन में से एक है। नर्मदा रिवर पर ध्यान रखना, आपके पेपर में नर्मदा ना पूछ के पूछेगा सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना, ये पूछेगा। या तो सरदार सरोवर पूछेगा या फिर आपसे नर्मदा सरोवर पूछेगा, या तो आपसे नर्मदा सरोवर पूछेगा, नर्मदा सरोवर परियोजना। ध्यान रखना है, या तो ये क्वेश्चन, या तो नर्मदा सरोवर क्वेश्चन, या फिर आपसे नर्मदा बचाओ।
तो तीनों का लिंक एक ही से है। सबसे पहले नर्मदा नामक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई बेसिकली 4 राज्यों को पानी देती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर भी है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसको भी जल उपलब्ध कराती है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर ये जल उपलब्ध कराती है। अब ये राजस्थान के अंदर से तो वैसे बहुत कम पोर्शन जाता है, लेकिन राजस्थान में इस जल का नहरों कैनाल के थ्रू क्या होता है, पानी जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कैनाल्स के थ्रू वहां पानी जाता है। इन 4 राज्यों में जल आपूर्ति पूरी होती है और ये नर्मदा नदी के द्वारा होती है। लेकिन इस नर्मदा नदी का 96% पानी ऐसा है जो कहाँ पर गिर जाता है, अरब सागर। कहाँ गिरता है, सागर, ध्यान रखना, अरब सागर में गिरता है। तो इस 96% पानी ये जो लवणीय हो जाता है अरब सागर में गिरकर, समुद्र में गिरकर, इसको बचाने के लिए सरकार ने सोचा कि हम भाई एक परियोजना बचाएंगे जिसमें नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी को हम बचाएंगे। और इसके लिए सरकार ने 2 परियोजना शुरू करी, 2 परियोजना। कितनी परियोजना, 2 परियोजना। सबसे पहला नर्मदा सरोवर परियोजना जिसे NSP बोलते हैं, और एक है सरदार सरोवर परियोजना जिसे SSP बोलते हैं। तो पेपर में NSP लिखा जाए तो आप दिल्ली का NSP मत बताने लग जाना, यहाँ पर हम SSP और NSP की बात करें, नर्मदा सरोवर परियोजना। तो ये दोनों परियोजना इसके तहत चलाई गई थी। इसके तहत इस नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा सरोवर परियोजना के तहत क्या था कि इसमें 3 तरह के बांध बनाने थे। कितने तरह के, 3 तरह के। और ये परियोजना कब बनाई गई थी, तो पंडित नेहरू के टाइम पे ही इसको शिलान्यास का एक तरीके से निर्माण करने की बात कर दी गई थी। ध्यान रखना आपसे। अब भाई सरकार ने क्या किया, आगे चल के जल विवाद हुआ भाई, क्योंकि जल विवाद क्यों हुआ, क्योंकि इस पे जब डैम बन जाएगा तो भाई डैम कहाँ बनना था, एक गुजरात में बनना था और एक बनना था, आपको ध्यान रखना है, MP में। तो ज्यादातर स्टेट का ये कहना था कि भाई अगर इन जगहों पर पानी का डैम बन जाएगा तो बाकी जगह पानी शायद ये अपनी मनमानी से छोड़े या ना छोड़े। तो इसीलिए उनका विरोध था, न्यायाधिकरण किया गया। और इसके अलावा ध्यान रखना है कि कोर्ट में फैसला पहुंचा और ये लंबे समय तक कोर्ट में फैसला चलता ही रहा नर्मदा नदी को लेकर। ध्यान रखना है आप सभी को कि इसके अंदर 3 तरह के बांध बनाने थे, जिसमें से 28 मध्यम बांध थे जो है। इसके अलावा 3000 जो है छोटे बांध थे और 3 बड़े बांध थे, जिसमें गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनना था। इस बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था, ध्यान रखना। नर्मदा सरोवर कहाँ पर है, तो नर्मदा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में, MP में बनना था। और सरदार सरोवर जो आपको पता है यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़े सरदार है, ये इसी परियोजना के तहत उनको बनाया गया। तो भाई इससे क्या था, मैं आप लोगों को बता दूं, 248 गांवों को प्रभावित थे, 248 गांवों को उजाड़ना था। और इससे लगभग जो है कि 2 लाख से अधिक की आबादी जो है वो स्थापित होनी थी। और इसकी वजह से ही लोगों का रोजगार छिन रहा था, लोगों को अपने आवास छोड़ने पड़ रहे थे, लोगों को अपने आवास ना छोड़ने पड़े, इसके लिए ही इस आंदोलन को किया गया। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई यहाँ पर इस अब भाई सरकार ने जो नर्मदा सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना चलाई, तो ये सरकार ने कहा कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। अब आप मुझको पहले ये बताइए कि बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसे। तो भाई बहुउद्देशीय परियोजना उन परियोजनाओं को कहा जाता है जिसके अंदर कोई एक उद्देश्य नहीं होते, जिसके अंदर ये लोग चाहते थे कि भाई जब डैम बनाया जाएगा तो इससे क्या है, बिजली उत्पादन होगी, बिजली निर्माण होगी। राजस्थान और गुजरात के ऐसे इलाके जो सूखाग्रस्त हैं, वहां पर हम नहरों के थ्रू क्या करेंगे, पानी पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो निकटवर्ती इलाके हैं जहाँ पर बरसात के टाइम पे बाढ़ आ जाती है, उसे रोका जाएगा। और इसके अलावा साथ ही साथ ऐसे इलाके जहाँ शुष्क इलाके हैं, जहाँ पर सिंचाई की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो वहाँ सिंचाई की आपूर्ति पहुंचाई जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनको रिजॉल्व कराया जाएगा ये सोचकर। परंतु इससे 58% आदिवासी भी प्रभावित थे। इस आंदोलन के अंदर कई सारे ऐसे जो है बुद्धिजीवी शामिल हुए और इन्होंने स्वयं से भी शामिल हुए। ध्यान रखना है इसके अंदर आप सभी को, इस पूरे के पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन में स्वयंसेवी संगठन जिसे NGOs बोलते हैं, NGOs ने पार्टिसिपेशन किया, महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया, आदिवासी ने, किसानों ने, मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं ने, छात्रों ने, पर्यावरण वालों ने, इन सबों ने भूख हड़ताल करी, है ना, पद यात्राएं निकाली, समाचार पत्र माध्यम में, फिल्मों में या नाटकों में इन्होंने क्या किया कि भाई इसको चित्रण किया कि कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें ध्यान रखना है इसकी सबसे मेन लीडर मेघा पाटेकर थी। मेघा पाटेकर जो एक बहुत बड़ी एनवायरमेंट कही जाती है, और जो चिपको आंदोलन था उस पर सुंदर लाल बहुगुणा का नाम याद रखना है आप सभी को, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी।
तो भाई ये देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या रहा, एक सफल आंदोलन रहा। इसमें बांध पर्यावरण हो, लेकिन साथ ही साथ विस्थापित लोगों के दुख दर्द को आम आदमी को सरकार ने सुनने में सफल रही। इसके परिणाम स्वरूप जो है वन मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे उनके लिए जैसे आवास है, पुनर्वास की व्यवस्था की गई, अच्छे रोजगार की वहां पर व्यवस्था की गई, ये सारी की सारी चीजें की गई। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 से, जहां से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यूनिट नंबर 6 पे हम सीधा हम पहुंचे, क्योंकि जो क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सीधा डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हम सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मैंने आपको बताया था थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर एक इकलौती वीडियो एक ऐसी रहेगी जिसमें आपका हम पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आएगा यहाँ पर क्वेश्चन, आपसे पेपर में क्वेश्चन इस यूनिट के नाम पे ही बनाएगा क्वेश्चन। यूनिट का नाम क्या है? वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे, या भारत में पर्यावरण आंदोलन के क्या मुद्दे हैं, सेम चीज है, ध्यान रखना है। तो पर्यावरण के मुद्दे यानी पर्यावरण आंदोलन लोग क्यों कर रहे हैं, पर्यावरण चिंता क्यों सता रही है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान रखना है, भूमि का मरुस्थलीकरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, ओजोन परत में छिद्र या क्षरण हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, पेयजल की समस्याएं हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये सब वैश्वीकरण के, या जैव विविधता भी कह सकते हो, ये सब वैश्वीकरण के एक मुद्दे हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर ही जलवायु परिवर्तन कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, ध्यान रखना है, जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन जो है ये है क्या, पहले आपको ये समझना है। तो भाई आज के समय में जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, देखो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम जलवायु कहते हैं किसी को है, तो किसी लंबे समय तक किसी क्षेत्र की जो मौसम की जो अवधि होती है वो उसकी जलवायु कहलाती है। तो भारत की जलवायु कैसी है, गर्म भी है, शुष्क भी है, आर्द्रता भी पाई जाती है और उसमें शुष्क जलवायु भी देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि मौसम के चक्कर में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का सामान्यता कि कई वर्षों में होने वाली मौसम संबंधित जो मापदंड है वो अलग है। बरसात के टाइम पे बरसात नहीं होती, बारिश के टाइम पे बारिश होती है, बरसात का मौसम होकर बारिश नहीं होती है, और ठंड भी एकदम से बहुत ज्यादा पड़ जाती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा एकदम से पड़ जाती है ना। इसके अलावा बर्फ जो है, बर्फ जैसे इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगी, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे वैश्विक तापमान की। तो वैश्विक ताप जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये ध्यान रखना है, आपको पेपर में आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वैश्विक ताप, विश्व का तापमान बढ़ना। और ये क्या है कि विश्व में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से विश्व का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये सूर्य के आने वाली जो पराबैंगनी किरणें है, इसको कौन रोकती है, ओजोन लेयर रोकती है। और ओजोन लेयर में भी इस पराबैंगनी किरणों के कारण छिद्र हो रहे हैं, और जिससे सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रा वाइट रेज है, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रा वाइट रेज है, ये हमारे अर्थ पे जो है डायरेक्टली वो क्या होती जा रही है, एंटर करती जा रही है। ये ध्यान रखना है। इससे निपटने के लिए अनेक विश्व सम्मेलन किए जा रहे हैं, लेकिन इन सम्मेलनों का तब तक कोई भी लाभ नहीं है जब तक जनता खुद भी पर्यावरण को संरक्षण करने की बात नहीं कहती। एक मिनट गाइस, पानी पी लें। ये पढ़ाते पढ़ाते गला भी सूखने लगता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रा वाइट रेज है, यहाँ पर देखना है पैराबैंगनी किरणें जिसे हम बोलते हैं। तो सूर्य से निकलने वाली जो पैराबैंगनी किरणें, यूवी अल्ट्रा वाइट रेज जिसे बोलते हैं, इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक स्किन कैंसर हो रहा है, दूसरा जो जमीन है उसकी उर्वरकता क्षमता खत्म होती जा रही है, और अल्ट्रा वाइट रेज हमारी क्या कर रही है, हमारे मौसम चक्र को भी प्रभावित कर रही है। अच्छा, अब ये CFC गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें मेनली ध्यान रखना है जिसमें भी ऑक्साइड लग जाए, जिस भी गैस में ऑक्साइड लग जाए वो सारी की सारी जो है ओजोन परत के छिद्र में जिम्मेदार है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें कहाँ से निकलती है, तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन है ना, फ्रिज, AC जिसे आप बोलते हो वहां पर। और सबसे पहले अंटार्कटिका में इसके शरण और ऑस्ट्रेलिया में इसके शरण दिखे गए हैं। वन्य जीव जंतुओं पर इसकी समस्या दिख रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा 1970 से 80 दशक में यह एक बहुत बड़ा जो कनाडा में 1987 में मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल बना था, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है आपसे कि भाई मॉन्ट्रियल समझौता क्या था। तो ध्यान रखना है कि 1987 में कनाडा का एक शहर है जिसका नाम मॉन्ट्रियल है, वहां पर एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसमें CFCF गैस को नियंत्रण करने पर देशों के बीच सहमति बनी थी। देशों के बीच में क्या बनी, सहमति बनी, और इन सहमति को ही हम क्या कहते हैं,
इसका नाम देते हैं, ये ध्यान रखना है आपसे। इसमें इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है HCFCS, इससे इसको भी बैन करने की बात हुई थी। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जिसे हम कहते हैं। अब ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, एसिड रेन कहते हैं किसको, अम्लीय वर्षा। तो भाई आज हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। इनकी मात्रा बढ़ने से हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी बारिश होती है, जब भी बादलों से क्या होती है, बारिश होती है, बादलों से क्या होती है, बारिश होती है, तो जब ये पानी नीचे आता है तो ये जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण भी नीचे आता है। आप देखो हमारे लिए अम्लीय वर्षा कितनी खराब है कि जो ताजमहल व्हाइट संगमरमर है वो भी पीला पड़ता जा रहा है। तो ये एसिड रेन का ही इफेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी में उत्सर्जन करने वाले यानी स्वीडन, नॉर्वे, इन सब में वर्षा, अम्लीय वर्षा होने की जो है धाराएं बहुत ज़्यादा संक्रमित हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह है। तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अगला वैश्विक संकट पे, अब इस पे आप और भी पॉइंट्स डाल सकते हो, आप इसमें जैव विविधता का डाल सकते हो, आप पारिस्थितिक तंत्र का डाल सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2.5 नंबर में या 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है। और आपसे ये तो लड्डू क्वेश्चन है, अगर ये आपसे पूछ ले कि भाई वैश्विक संकटों पर पर्यावरण या वैश्विक संकटों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है, तो वैश्विक संकट का पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो हम देखेंगे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम इस पे बात करेंगे। मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु पर प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे बर्फ के जो पहाड़ है या बर्फ पहाड़ के रूप में बर्फ जो जमा है हमारा वाटर स्टोर वाटर के रूप में, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, और बहुत सारे निकटवर्ती द्वीपीय देश या फिर जो द्वीप पॉइंट है उन सभी के डूबने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखिए, ये वाला भी आपको क्लियर हो चुका है। ये आप लोगों के लिए देखो वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है और अभी से ही मेरे गले में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं आपको पूरी एनर्जी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से मैं आप लोगों को पूरा बेस्ट दूं, एक भी क्वेश्चन आप सभी के लिए ऐसा ना हो जो आपसे रह जाए। अब हम सीधा यहाँ पर आ रहे हैं अगले यूनिट के ऊपर। अगली यूनिट आप सभी के लिए आ चुकी है प्रदूषण वाली। इसमें प्रदूषण के टाइप्स आपसे सीधी सी पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। प्रदूषण के टाइप्स आपसे पूछा जाएगा, आपसे बिल्कुल आपको बता देना है। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें एक परियोजना आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर गंगा कावेरी योजना आपसे पूछी गई है ना। नमगंगे कार्यक्रम पूछा गया है आपसे, बाद में निर्मल धारा पूछा गया है। तो ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। तो गंगा देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, और ध्यान रखना है इसमें अपशिष्ट फेंके जाने से धार्मिक रीति रिवाज हम करते हैं, जैसे मूर्तियों को बहाना या घर में और अपशिष्ट जो होते हैं पूजा पाठ के वो बहाना, उसकी वजह से जो है जल जो है वो दूषित होता जा रहा है। और दूषित होने की वजह से ही, इस कारण से ही 1985 में गंगा की सफाई के लिए एक गंगा कार्रवाई योजना की शुरुआत की गई, जिसे गंगा AP फर्स्ट बोलते हैं, और एक 1986 से 1993 तक चला। इसके अंदर गंगा के जल को दोबारा निर्मल या साफ सुथरा बनाने की बात हुई है। और क्योंकि गंगा बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है शहरों की वजह से, क्योंकि इसके अंदर मल मूत्र अपशिष्ट या लाशें या फिर जो भी हम राखें जो हमारी अंतिम संस्कार वाली होती है वो सारी चीजें हम इसके अंदर डालते हैं, और इसकी वजह से ये प्रदूषित हो रही है। ध्यान रखना है आप सभी को कि भारत के लगभग 35% जनसंख्या निवास करती है, और गंगा जो है ये एक पवित्र नदी है, और वर्तमान समय में भारत की प्रदूषित नदियों में से एक है। इसमें लगभग 1 बिलियन लीटर जो है स्वेज डाला जाता है, ताकि गंगा के अंदर सफाई की जा सके, यानी जो कि जीवाणु पाए जाते हैं उसके अंदर, जो जीवाणु उसके अंदर है उन जीवाणुओं को मारा जा सके और हमें स्वस्थ रखा जाए। अगला है नमक गंगे, यानी आपसे पेपर में देखो वो भी गंगा के लिए था, ये भी गंगा के लिए, ध्यान रखना है। ये भी जो है क्या है, नमामि गंगे, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है, गंगा संरक्षण का ही मिशन था ये, और इसी का नाम क्या है, नमामि गंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया है, ड्रीम मशीन एक बनाई गई है 2015 में। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे का कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए ध्यान रखना है 20,000 करोड़ का प्रावधान इसके लिए रखा गया है, और सरकार ने क्या किया है, 2037 करोड़ की धनराशि गंगा घाटी को सौंदर्य और उनको सुंदर बनाने में लगाई गई है। 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान इसके लिए अलग से भी किया गया है कि अगर कम पड़ जाए तो ये करेंगे। इसके अलावा हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, पटना, केदारनाथ है ना में गंगा घाट जो घाट है इनको स्वच्छ बनाया जाएगा। अब बोलोगे दिल्ली में तो गंगा है नहीं, तो यमुना था, यमुना को किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नमामि गंगे परियोजना है, ये इसके कई चरण पूरे हो चुके हैं, क्योंकि अब आपको पता है आप 2022 में जी रहे हो, और 5 साल के लिए चलाई गई थी। 5 साल कहाँ खत्म हो चुकी है बोलो।
असल यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे कोरोना भैया भी आगे थे, और कोरोना भैया के आने की वजह से क्या था, थोड़ा काम डिले हुआ, और डिले हुआ तो बस अब उसका लास्ट पोर्शन ही चल रहा है। लेकिन आप लोग बोलोगे दिल्ली का तो हाल वही है, यमुना तो हमारी फिर से काली है। तो ये जब तक हमारे देश में पॉल्यूशन के लिए एक अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी, अपशिष्ट जितना भी हमारा घर का नालियों में जाता है, वेस्ट जितना भी जाता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी। चाहे आप नमामि गंगे चलाओ, आप तमामी गंगे चलाओ, कुछ भी करो, आपसे हमारा ये जो प्रदूषण नियंत्रण करने का जो नदी का सिस्टम है वो बिल्कुल फ्लॉपी रहने वाला है। यहाँ जनता को खुद समझदार बनना पड़ेगा, और जनता को खुद से भी करना पड़ेगा। इसके बाद में 5 जुलाई 2016 में जो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 23 परियोजना की शुरुआत की गई, और इसके अंदर हम देखेंगे 29 बड़े शहर और 48 कस्बे, 28 छोटे शहर कस्बे है ना, इन सभी में जो है, इसके अलावा नदियों में प्रदूषण की मात्रा को घटाने के लिए उद्योगों को रिसेटलमेंट करने की भी बात की गई थी। हे भगवान, आगे देखेंगे निर्मल धारा। इसके बाद में आगे चल के गंगा को एक और, यानी गंगा को आपसे डायरेक्टली पूछेगा निर्मल धारा ये कब शुरू की गई, तो 2022 में। गंगा तट के ग्रामीण पंचायत के जो खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या है, केंद्र सरकार द्वारा 1700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसकी दलील ये दी गई है कि भाई हम वनों को संरक्षण, एक तो सॉरी वनों को, हम जलों को संरक्षण करने की बात करें, और गंगा नदी के किनारे कोई शौच वगैरह ना करे, इस चीज के लिए है ना ध्यान रखना है, इसका निर्माण करेंगे। और इसके अलावा गंगा यूनिवर्सिटी फॉर रिवर साइंसेज एंड स्थापना की गई है। और इसके लिए दिल्ली में भाई प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इवन नोड के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इवन नोड पूछ ले तो आप दिल्ली में तो रहते ही हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बख्शोगे नहीं। इस क्वेश्चन को बख्शने का नाम मतलब है छोड़ोगे नहीं, और बिल्कुल धड़ल्ले से कर दोगे, उसके फायदे नुकसान बिल्कुल सब कुछ। अब ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये है प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान के लिए, और शहरी अपशिष्ट निपटान भी आपसे पूछा जाएगा। तो आज के समय में जो प्लास्टिक है, इसके अपशिष्ट निपटान को, देखो प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसे हम अगर जलाएं भी कम करने के लिए, तो वो वायु प्रदूषण करेगा, और जलने के बाद भी वो खत्म नहीं होगा। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं होती, और ये जलने के बाद भी प्रदूषण करती है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए जो है, जीवन के लिए अच्छी नहीं है। लगभग हम देखेंगे तो हर साल 56 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न होता है, और दिल्ली के ओखला में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और प्लास्टिक प्रदूषण दिल्ली में देखो, अभी तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक अपशिष्ट बैन आप लोगों के लिए ये ट्रेंडिंग में है। किसमें ये ट्रेंडिंग में है? अभी आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग में क्यों है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि दिल्ली में बैन का चल रहा है, प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैन। तो प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, पक्का किसी के ना किसी के पेपर में फंसेगा, तो आप जरूर इसको करके जाना। तो भाई प्लास्टिक प्रदूषण जो है, ये हम देखते हैं इसमें रासायनिक और भौतिक दोनों गुणधर्म के कारण ये भूमि की उर्वरा क्षमता घटाता है। वर्तमान समय में हम करते क्या है, आप दिल्ली का बाईपास घूम लीजिए, या फिर आप गाजीपुर चले जाइए, या फिर आप ओखला चला जाइए, वहां पर आपको कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। और कूड़े के ढेर जब आपको वहां पर मिलेंगे ना, तो ये कूड़े के ढेर क्या है, उन प्लास्टिक को जनरली सरकार क्या करती है, भाई किसी जमीन, खराब जमीन को देखा, इसके अंदर गड्ढा किया, गड्ढा करने का क्या है, प्लास्टिक के अंदर मिट्टी बाहर, ये किया जा रहा है। लेकिन इससे जमीन की जो उर्वरा क्षमता है वो भी तो खराब हो रही है। प्लास्टिक जलना बहुत हानिकारक है, क्योंकि उससे जहरीली जो गैसों का अंबार निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, या फिर आपका जो फॉजीन या फिर नाइट्रेट ऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसें निकलती है, इसमें से 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक प्लास्टिक का हम 1 किलो कूड़ा जलाते हैं तो 3 किलो निकलता है, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसके अलावा ध्यान रखना है, सरकार ने जलवायु परिवर्तन यानी 2016 में एक तो प्लास्टिक बैन की बात करी थी, और उस समय तो कुछ हुआ नहीं, और फिर से 2022 में बात करी, 2022 में भी देखते हैं भाई। लेकिन बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसे दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर खुद ही इंसान बाजार जाते हैं, लोकल एरियाज में, ठीक है, जैसे कॉलोनीज में, तो कोई झोला लेके नहीं जाता। सब्जी चाहिए तो तय पन्नी भी चाहिए, क्योंकि उसको रख के ले जाएंगे, दूसरी पन्नी में बहुत सारी चीजें कैरी भी करनी होती है, ऐसा भी सीन है भाई। तो इस वजह से आप सभी को ध्यान रखना है कि बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को इसके अंदर बताना है कि वेस्ट हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है प्लास्टिक, और इसको हम खुद ही क्या है, प्लास्टिक के खिलाफ एक जन आंदोलन के आह्वान करके ही हम इसको रोक सकते हैं। या फिर जिस तरीके से दिल्ली में हर कोई जब 2000 रुपए का चालान भर रहा था, मास्क लगा रहा था, ठीक उसी तरीके से प्लास्टिक जिसके पास दिख जाए, एक प्लास्टिक दिखी तो 2000 का चालान फिर होना चाहिए। ऐसे चालान करके हम क्या कर सकते हैं, हम दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं, देश को प्रदूषण से बचा सकते हैं। एक ये तरीका हमारे लिए हो सकता है, ये कारगर हो सकता है। या फिर ऐसे, क्योंकि हम सबको पता है कि प्लास्टिक जो ये पन्नी बनता है, ये सदर बाजार
ऐसे इलाकों में इसके केमिकल आता है। उनके केमिकल्स को ऐसे जहाँ पर इनको बनाया, सरकार उस जगह पर डायरेक्टली कंट्रोल करके कर सकती है, पर सरकार खुद ही नहीं करना चाहती। तो ध्यान रखना है आप सभी को। ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आप लोगों के एग्जाम में प्लास्टिक बैन को लेकर आ सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी, ये पेपर में आता है। भोपाल गैस त्रासदी कब की बात है तो ध्यान रखना, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल नाम का एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है एमपी में। और यहाँ पर क्या हुआ कि भाई रात के समय एक, ध्यान रखना है कि एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और ये क्या करती है, यहाँ पर एक गैस से क्या बनता था, जो खेतों में डाला जाता है ना उर्वरक, जिससे खेतों में उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, ऐसी कुछ चीजें बनाती थी ये। ठीक है, तो यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, और ये क्या है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये इसका रिसाव हुआ। ये ध्यान रखना, ये जहरीली गैस का नेम। क्या हुआ कि भाई ये गैस थी, इस गैस से ही वो खाद टाइप की बनती थी, और उससे ही क्या करते थे ये, लेकिन उसके अंदर गलती से ना इस गैस के अंदर पानी मिल गया, और पानी की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, ध्यान रखना है। इसकी वजह से जो है लोग, हजारों लोगों की ऑन द स्पॉट वहीं पर ही जान चलेगी। और भोपाल उस फैक्ट्री के आसपास जो जितने लोग होते थे उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ा, जमीन की उर्वरा क्षमता खत्म हो गई, ध्यान रखना है। लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, और रातों रात भाई फैक्ट्री का मालिक अमेरिका की कंपनी थी, भाई रातों रात फरार हो गया हमारा हमारा जो विदेशी। अब ये सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, भोपाल गैस त्रासदी इस घटना को कहते हैं। इससे ध्यान रखना है कि एक तो जमीन, तालाब, जलाशय और मानव स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज जो है, वृद्ध लेडी जो है, नवजात बच्चे, इन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, ध्यान रखना है, लोग विकलांग हो गए थे, है ना। और आंशिक रूप से इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को प्रॉब्लम हुई है इसमें। ठीक है, और ये सिलसिला कई जगहों पर देखने को मिलता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कितने नंबर, तो कोई अभी समझ गया आपको ये 4th सेमेस्टर में भी पढ़ना है, तो आप बहुत सी चीजें हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी देर से मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कृपया आप मेरे लिए भी थोड़ा सा काम कर दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रात को भी लेकर आऊंगा। देखो 3-4 मैंने यूनिट एक बार में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब कितनी बच गई, देखो 4 यूनिट पीछे से हो गई, अब शुरू में 4 यूनिट बच गई है। वो 4 यूनिट में अगली वीडियो में करवा दूंगा। आज जो है देखो वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 3 तारीख है, और 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को पेपर है, क्योंकि मेरा गला दर्द होने लगा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बहुत ज़्यादा पढ़ाया है और कंटिन्यूसली पढ़ाने की कोशिश करी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 तारीख को आप लोगों के लिए जो बच्ची हुए जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सारे आ जाए। और इस वीडियो को ना आप अधिक से अधिक में तक शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो आप लोगों के लिए तभी मिलेगी जब इसका रिस्पॉन्स दिखेगा। क्योंकि मैं जब इतना आप लोगों के लिए गला फाड़ रहा हूँ, इतना जब मैं चिल्ला रहा हूँ, तो अगर उस चीज़ का अगर मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ काम करूंगा। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय